हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति का पार्ट 4 करने वाले हैं, लेक्चर 4 करने वाले हैं। तो इससे पहले हम स्टूडेंट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। अगर हम आपसे बात करते हैं तो पार्ट 1 में हमने किसके बारे में बात की थी सर? तो अगर हम बात करें आपसे तो पार्ट 1 में हमने बात की थी, अगर हम आपसे बात करते हैं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर स्टैंड आपको अगर न्यूमेरिकल समझने हैं ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आने चाहिए। तो अगर हम बात करें पार्ट 2 की सर, तो पार्ट 2 में किसकी बात करी हमने? पार्ट 2 में बात करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट में किसकी बात करी थी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और पार्ट 2 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में हमने देखा था रिलेशन किस किस के बीच का, टी हाफ और वेग स्थिरांक के बीच का रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन? टी हाफ यानी कि अर्धायु और वेग स्थिरांक के बीच संबंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ही डेरिवेशन कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आ सकता है, एक ना एक इनमें से, या इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो न्यूमेरिकली करने वाले हैं। कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो वे करने वाले हैं। देखो, तो आप पहले पार्ट 1 देखिए या पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तब आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको 100% समझ में आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो इस टाइम देखो हम बात करते हैं आपसे इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको एग्जाम में और सबसे पहले बैठ के ना आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए ना तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, आप नहीं क्वेश्चन गलत कर सकते फिर। तो देखो क्वेश्चन ही कब पूछा गया, थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसके बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने अर्धायु और वेग स्थिरांक का संबंध देखा है ना तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे बोला गया कि प्रूफ करके दिखाना है। आपको पता है कि जो क्वेश्चन बोला गया ये बिल्कुल, यानी कि जो इसमें बात लिखी है आपको मालूम है कैसे होता है, लेकिन इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि इसे सिद्ध करना है आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। हमें क्या करना, प्रूफ करना है कि प्रूफ ये करना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो आपको मालूम है हमने प्रारंभिक सांद्रता की बात की थी ए से। ए क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता। और a माइनस एक्स क्या होती है? रिमेनिंग यानी कि टी समय बाद बची हुई सांद्रता। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती अर्धायु। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी अर्धायु क्या होता है। अर्धायु होता है कि जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वो जो समय लग रहा है ना उसे आधा होने में, उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें इसे प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखो हमें सबको पता है। अगर हम बात करें आपसे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सर के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये देखो ये कह रहा है इनका जो बीच का रिलेशन है। देखो एग्जाम, ये जो आप इसे भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, बस आप ये समझिए इसकी जो लैंग्वेज है हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अर्धायु है ना, जो अर्धायु और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बीच का संबंध है, वो ये कह रहा है कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता। ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है नहीं करता। अब निर्भर कर कैसे करता है, तो हम आपसे अगर बात करें, आपने देखो क्लास 12 का एग्जाम्पल देते हैं आपको, आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, तो यहाँ से बता देते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं f जो समानुपाती है वो q1 q2 के हैं, ये तो आपने सबने पढ़ा है, ऐसे कोई बच्चे नहीं होगा। और जो f है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है, देखो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि अगर दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल जितना ज्यादा होगा तो फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सर। और दूसरी कंडीशन ये पढ़ी आपने कि अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं ना तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस कम कर दी जाती है तो बल ज्यादा लगेगा। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो बल क्या लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब ये क्या है? ये है कि अगर ये जो टर्म है, अब ये सांद्रता पे ये जो अर्धायु है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे यहां पर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए आप, अब निर्भर कब करता है? अब निर्भर अगर हम बात करें आपसे, क्या इसमें प्रारंभिक सांद्रता का कोई पद आ रहा है, कोई टर्म आ रही है क्या? इसमें आपको कहीं पर ए नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा। तो जो अगर जब जिसमें एक टर्म ही नहीं है, इसमें पद नहीं है, तो निर्भर कैसे करेगा? देखो अगर हम बात करें आपसे
कि f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर भी है यहाँ पे f भी है, तभी तो हम कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। अगर यहाँ पर r ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि r, दूरी घटा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, कैसे कहेंगे बताओ आप। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब a ही नहीं है, यानी कि वो पद ही नहीं है, सांद्रता इसमें आ ही नहीं रही, तो हम कैसे कह सकते हैं वो निर्भर करता है, नहीं करता, निर्भर करता है, तो हम ऐसे कहेंगे। लेकिन हमें पता है ये नहीं करता क्योंकि इसमें a नहीं आ रहा, तो आपको क्या कहना, अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आया है, देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया है सर, 5 मार्क्स में। अब 5 मार्क्स में क्या आप इतना से लिख देंगे इसे, आपको केवल 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप इतना लिखेंगे। आपको इसे प्रूफ करना है, इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए, क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए। तो देखो 2023, 17, 14 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, और 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो आपको कैसे रिलेशन स्थापित करना है ये हम आपको बताएंगे। देखो तो आपको, अगर आपने लास्ट डेरिवेशन देखा है तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो आप पहले क्या करें, इनका संबंध देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें। अब देखो अगर हम बात करें आपसे तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है। देखो हम क्या पढ़ा है यहाँ पर, अर्धायु, क्या है अर्धायु। तो सर ये अर्धायु होता क्या है, सर आपने बताया था अर्धायु होता है जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का सर आधा रह जाता है, तो वही समय क्या कहलाता है, वही समय कहलाता है सब अर्धायु। तो देखो, तो हम ऐसे कह सकते हैं अर्धायु की जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन है वो है, अगर कोई प्रारंभिक, जो कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मान लो वो पदार्थ है 1, ठीक है जी, बिल्कुल, और उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना 0, ये तो आपको पता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो है प्रारंभिक मात्रा, वो क्या है, वो प्रारंभिक मात्रा है, क्या है वो प्रारंभिक मात्रा। ओके सर, अगर हम आपसे बात करें कि टी समय बाद क्या कंडीशन होती है, टी हाफ समय बाद, टी हाफ समय बाद, तो टी हाफ समय बाद क्या होगा, टी हाफ समय बाद क्या होगा, ये आप देखने वाली बात है, आप देखिए ध्यान से देखें। तो टी हाफ समय बाद, आप टी हाफ को ऐसे लिख लें, टी हाफ समय बाद, तो देखते हैं कुछ समय बाद क्या होगा, टी हाफ समय बाद, वो समय मान लिया हमने टी हाफ है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो एक्स बन चुका है। ये कैसे बना, जब कोई प्रारंभिक, यानी कि जो पदार्थ था ना वो आधा रह चुका है टी हाफ समय बाद, क्या रह चुका है, आधा, कुछ कमी हुई है अभिकारक की सांद्रता में, कुछ कमी हुई है अभिकारक की सांद्रता में, कमी हुई है, तो वो रह चुका है आधा। तो यही तो डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है अर्धायु की, कि जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वो समय क्या कहलाता है, टी हाफ कहलाता है। तो ये तो आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्योंकि किसका यहाँ पर क्या बोला गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो हम ऐसे कहेंगे आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, किससे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ओके सर, अभिक्रिया से, ओके सर। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फॉर्मूले की बात करते हैं ना बेटा आपसे, तो ये क्या होता है, ये होता है सर k बराबर 2.303। देखो प्रूफ करना है आपको, आपको पता है, लेकिन आपको 5 मार्क्स जब मिलेंगे जब आप इसे प्रूफ करेंगे। तो ये आपको याद दिमाग में डाल लेना है, log a अपॉन a माइनस के एक्स, ओके सर। अब ये देखो ये होता है, अब आपको पता होना चाहिए a क्या है, a है प्रारंभिक मात्रा, तो यही पूछेगा आपसे प्रारंभिक मात्रा, यही पूछेगा आपसे प्रारंभिक मात्रा। क्या इस पे ये यानी कि इस पर ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो a कितना है सर 1, आप इसे 100 भी कह सकते हैं या 1 भी कह सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर। तो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है सर 1, और रिमेनिंग यानी कि बची हुई 1/2 हाफ हो चुकी है, ओके सर। हम आपसे बात करें टाइम काय में कन्वर्ट हो चुका है, टी काय में कन्वर्ट हो चुका है, टी हाफ में, काय में सर, टी हाफ में, ओके सर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या है, कैसे पुट करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस के एक्स, ओके सर। अब देखो अगर बात ध्यान से देखें आप, तो 2.303 तो ऐसे रहेगा, ये भाई साहब तो कहीं जाने वाले नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। टी काय में कन्वर्ट हो चुका है, टी हाफ में, काय में, टी हाफ में, ओके सर। अब अगर हम बात करें आपसे log a अपॉन a माइनस एक्स, तो a कितना है 1, a कितना है सर 1, a माइनस एक्स कितना है सर 1/2, a माइनस एक्स कितना है 1/2, ओके सर। तो देखो आप ध्यान से देखें 2.303 अपॉन टी काय में कन्वर्ट हो चुका है टी हाफ में, टी हाफ में, टी हाफ को मतलब टी को लिख के नीचे 1/2 लिख देंगे, इसे बोलेंगे टी हाफ। log a अपॉन a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये क्लियर हो चुका है। सोल्व करना आप सब जानते हैं, आप बच्चे बहुत होशियार हैं तो आप सब जानते हैं सोल्व करना। देखो 2.303 ओके सर अपॉन टी हाफ। अगर हम बात करें आपसे, ये जो 2 है ना ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2। ये क्या हो जाएगा सर log 2। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि log 2 की वैल्यू आप खाना भूल जाए, लेकिन ये log 2 की वैल्यू जरूर याद रखें। 3.010 कितनी होती है,
log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। कितनी होती है? 0.3010। अब देखो इसकी वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर, तो k बराबर कितना आ जाएगा सर आपके सामने 3.2303 अपॉन टी हाफ होती सर, टी हाफ। log 2 की वैल्यू कितनी है सर? 0.3010। और हमने आपको एक चीज और बताई थी, देखो अगर आपको याद है किसी बच्चे की कि जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हमेशा आपको याद रखना कितना आता है, तो ये आता है 0.693। कितना आता है? ये आता है 0.693। कितना आता है? 0.693। तो यही तो संबंध होता है अर्धायु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। आपने ये यहाँ तक ला दिया है, लेकिन ये पूरा करके दिखाना है आपको अगर क्वेश्चन आता है टी हाफ। तो यही तो रिलेशन होता है बेटा। बिल्कुल सर, अगर हम टी हाफ बराबर पूछे आपसे तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.693 और के की जगह ये चला जाएगा और ये के यहाँ आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको इतना तो करना ही है, लेकिन आपको इसका अभी उत्तर भी देना है। आपको और चीजें हिंदी में भी लिखनी है। कैसे लिखनी है हम आपको बताते हैं। देखो तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको इस तरीके से लिखना है। देखो आपको ये जरूर लिखना है हिंदी में कि समीकरण में सांद्रता का कोई पद नहीं है। ऐसे लिखना आपको समीकरण में। देखो इस समीकरण में कहीं पर भी ए आ रहा है आपको तो आप कहेंगे सर नहीं, समीकरण में सांद्रण, तो ए को बोले हैं सांद्रण या सांद्रता, सांद्रण का कोई पद नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, कोई पद नहीं है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो सांद्रण में, समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, तो अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः प्रथम कोटि, अतः प्रथम कोटि। देखो आपको क्या लिखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अतः प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया व अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया व अर्धायु के बीच का संबंध ये सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। आपको ऐसे लिखना है, अभिक्रिया में अर्धायु में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये लिखना है आपको। अगर आपको थोड़ा लिखने में समझ नहीं आ रहा तो हम आपको बोल देते हैं। देखो आपको ऐसे लिखना है, समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, सांद्रण का कोई पद नहीं है। आप ये बताइए इसमें कहीं पर भी ए आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा, कहीं पर भी इसमें ए नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपको लिखना है समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो अर्धायु में जो लगा समय है ना, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये इसका आंसर है। पहले आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है और फिर आपको ऐसे लिखना है, तभी आपको 5 या 6 मार्क्स मिलेंगे। ये 6 मार्क्स का भी आ जाता, 5 मार्क्स का भी आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2024 में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन क्वेश्चन के बारे में भी। तो आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए और इसे नोट करिए। पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाए ना, तो हमेशा आपको ऐसे करना है। देखो आपको मालूम है कि जो अर्धायु, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु में जो लगा समय है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें वो टर्म्स ही नहीं आ रही। जब टर्म्स ही नहीं आ रही तो निर्भर कहां से करेगा? तो इस तरीके से आपको ये तो पता है, लेकिन ये प्रूफ कैसे करना है, इस तरीके से करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये लिख दिया ना डायरेक्ट, तो केवल आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखें आप। तो जिस तरीके से करना है, अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर की तरह से करिए। अगर 5 या 6 मार्क्स क्वेश्चन है तो फिर आपको 5 या 6 मार्क्स की तरह से करना होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देना है। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हो, तो मैथ में हो, तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो स्टैंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो स्टैंड, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूमेरिकल की, कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में करने के लिए। लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, 2023, 22, 24 में जो भी पूछे गए हैं उनकी बात करने वाले हैं।
तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।